ठीक है। जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। आ जाइए एक बार। जी नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। वेरी गुड रमन, शाबाश। तो मैं पेडागोजी शुरू कर रहा हूँ, हिंदी शिक्षण शुरू कर रखी है मैंने। और मैं 3 बातें बता गया था पिछली क्लास में। मैंने ये बता दिया था कि आपको एक चीज समझ में आए, चाहे भाषा की प्रकृति हो, चाहे विशेषता हो, चाहे सही कथन हो, तो आपको ये पहचानना है कि कौन सी बात भाषा के बारे में सही है। तो हम भाषा की कुछ विशेषताएं पढ़ रहे थे, आज इसका ही जिक्र करेंगे हम। और 3 बातें बता गया था, पिछली क्लास से ही रिलेट करके चलूंगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भाषा मनुष्य की एक विशेषता है। कैसे पहचानू इसे कि भाषा ना मनुष्य बोलता है। भाषा अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा अपने भावों और विचारों की क्या है? अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति मनुष्य कर लेता है, तो ये बात तो सही है, भाषा मनुष्य की एक विशेषता है। तो भाषा में ऐसा क्या पढ़ा दूं मैं कि तुम ये पहचान लो भाषा के बारे में सही बात है। तो क्या भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है? बिल्कुल। देखिए, अगर समाज नहीं होता तो, अगर भाषा नहीं होता तो समाज भी नहीं होता। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, तो मेरी बात सारे सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ। बताओ, हम भाषा के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। एक अकेली इंग्लिश ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। भाषा है तो समाज है, तो भाषा तो समाज का निर्माण करती है। क्या भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है? इस आधार पर समझना है। भाषा के बारे में ऐसी कौन सी बात मैं समझाऊं तुम्हें कि तुम ये पहचान लो बिल्कुल सही बात है। देखिए, बताया भाषा संप्रेषण का साधन है। और संप्रेषण का मतलब मैं ये बता गया था तुम्हें, संप्रेषण का मतलब मैं ये गया था कि भाषा बातचीत का तरीका है। भाषा बातचीत, बातचीत का मतलब है विचारों का आदान प्रदान। ये बात बताई थी मैंने पिछली बार। बातचीत का तरीका, और बातचीत करते समय जब बच्चा अपनी भावों को संप्रेषित करता है, अभिव्यक्त करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहलाता है। और जब हम अपनी बात को संप्रेषित करते हैं तो अपने ज्ञान को संप्रेषित करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं, अपनी भावनाओं को कर सकते हैं। ये बात मैं पिछली बार बता गया था आपको। और फिर मैंने ये बताई थी कि जब बात संप्रेषित की जाती है, अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, तो 2 आधारों पर व्यक्त किया जाता है। एक तो मौखिक कौशल द्वारा, एक मौखिक कौशल द्वारा और एक लिखित। एक मौखिक कौशल द्वारा और एक लिखित। बात समझ में आ रही है? एक मौखिक कौशल द्वारा, लिखित। मौखिक माने बोलकर और लिखित माने लिखकर, पर इसमें 2 कौशल आए थे, मैं पिछली बार आपको जज करा गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात कर गया था, मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। इतनी बात मैं कर गया था आगे। नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी आ जाइए। तो इतनी बात शुरू कर रहा हूँ। मौखिक कौशल में सुनना बोलना दोनों आते हैं, और लिखित में पढ़ना लिखना दोनों आते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है अगर भाषा मौखिक दिख रही है तो भाषा बोली जाएगी, और भाषा लिखी दिख रही है तो भाषा की लिपि दिखती है। यानी भाषा मौखिक और लिखित दोनों है। भाषा बोली भी जाएगी, व्यक्त भी होगी, और भाषा लिखित भी होगी, यानी लिखी जाएगी। अगर मैं कहूँ भाषा अमूर्त कौन सी है, जिसका कोई मूर्त रूप रंग आकार नहीं है, तो जब हम बोलते हैं उस भाषा का कोई रूप रंग आकार नहीं है। पर जब हम भाषा को लिखते हैं तो भाषा मूर्त भी दिखाई देती है, हमें दिखाई देती है कैसी है भाषा, है या नहीं है। तो कहने का मतलब मौखिक और लिखित दोनों है। यही चीज मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, पर मैं इतनी बात तुम्हें समझा गया था। चौथी बात करने जा रहा हूं, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, आप पहचानिएगा ये बात सही है या गलत है, फिर इस पर बात चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं दूसरी बात। बहुत ध्यान से पढ़ना है पेडागोजी को आपको। चलिए एक बात सुनो, मैं चौथी बात करने जा रहा हूं, इसमें कुछ समझना है आपको। कुछ अभी पॉइंट ऐसे हैं जिसे डिस्कस कर दूं, फिर हम अधिगम और एक अधिग्रहण पे बात करेंगे। भाषा का अधिगम भी होता है और भाषा का अधिग्रहण भी होता है, पर पहले 7-8 पॉइंट ये कॉपी पर लिख भी सकते हो, मैं पिछली क्लास में बता गया था। अब लिखना है कॉपी में, अब लिखना है। जो एक चीज मैं लिखने जा रहा हूं, अगर मैं तुमसे ये लिखूं, भाषा अर्जन का माध्यम है। पहली बात सुनो, भाषा अर्जन का माध्यम है। भाषा अर्जन का माध्यम है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अर्जन माने एक्वायर, भाषा अर्जन का माध्यम है। तुम बताओ, भाषा जो है वो क्या एक्वायर की जाती है, अर्जित होती है? तो मुझे लगता है कि भाषा ना अर्जित कर लेता है बच्चा। बताइए, एक बच्चा एक सोसाइटी में पैदा हुआ, एक समाज में पैदा हुआ, पहले वो माँ से जुड़ता है, फिर आस पड़ोस से जुड़ता है, फिर धीरे धीरे उसके आसपास के दोस्त बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। 1 साल का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, और 5 का, और उसका समाज का दायरा बढ़ता जाता है और वो समाज में खेलने लगता है। मुझे बताओ, क्या बच्चे को माँ सिखाती है भाषा ऐसे बोल, आस पड़ोस सिखाता है, या कोई और सिखा रहा है, या बच्चा खुद ही अर्जित करता चला जाता है? बस उसे समाज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, समाज में जो घट रहा होता है वो उसे रिसीव करता चला जाता है, यानी वो भाषा को अर्जित कर लेता है। भाषा सिखाई नहीं जाती। कई बार तो ऐसा लगता है भाषा अर्जित कर ली गई। तो क्या भाषा अर्जन का माध्यम है? तो ये बात तो सही है। तुम्हें पहली चीज ये समझनी है, क्या ये बात भाषा के बारे में सही है या नहीं है? तो भाषा अर्जन का माध्यम है। कभी कभी इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, भाषा अर्जित संपत्ति है। कई बार यही चीज अगर मैं लिखूं, भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, नोट्स बनाएंगे आप, तो ये बात वही है जो मैंने ऊपर लिखी, भाषा तो अर्जित संपत्ति है। पता, भाषा हमारे लिए एक संपत्ति है। जैसे देखिए, मैं हूं ना, हमारे लिए पूंजी भी एक संपत्ति होती है, ऐसी भाषा भी एक संपत्ति है हमारे लिए, जो बहुत कुछ हमें दे देती है। अरे
बहुत खिलौने हमारी संपत्ति है, भाषा हमारी संपत्ति है, धन हमारा संपत्ति है। तो भाषा तो अर्जित संपत्ति है जिसे हम अर्जित कर लेते हैं, कोई देता नहीं है, एक्वायर कर लेते हैं। कोई नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। आपको 2 टीचर्स की क्लास मिल रही है ना, तो आप उसे देखिए। आपके लिए मैं भी आ रहा हूँ, वो सर भी आएंगे, तो मिलते जाइएगा, ठीक है बेटा। तुम्हें दोनों फायदे होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब शिक्षक कोई आ रहा है तो तुम्हें 2 टीचर की, मैं तो दे रहा हूँ, वो भी दे रहे हैं, सबकी देखना शुरू करो। वो थोड़ा साहित्य के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं और अच्छी चीज करवा रहे हैं। आप देखिए, बड़ी क्लासेस में कई बार हम कराते हैं, देखिए आप बहुत अच्छा करा रहे हैं, वो आप उनको भी देखें। देखिए मैं तो करा ही रहा हूँ। भाषा अर्जन का माध्यम है, क्या लिखा बेटा मैंने, भाषा अर्जन का माध्यम है, अर्जित संपत्ति है। देखिएगा, हाँ गुरमीत सुनो, तो ये बात सेम थी, ठीक। अब सुनिए यहाँ पर एक बात, कभी कभी भाषा अर्जित संपत्ति है तो भी बात सही है, भाषा अर्जन का माध्यम है तो भी बात सही है। कभी कभी अर्जन की जगह एक शब्द आ जाता है अनुकरण, भाषा अनुकरण का माध्यम है तो भी बात सही है। अनुकरण माने भी नकल कर लेना। क्या बच्चा सोसाइटी में जो बोला जा रहा है, अगर सोसाइटी में गाली भी दे रहे हैं तो गाली भी रिसीव कर जाएगा, भाषा के तौर पर रिसीव कर जाएगा। तो भाषा तो नकल कर लेता है बच्चा सोसाइटी की सारी। तो भाषा अनुकरण का साधन है। कभी कभी अर्जन की जगह अनुकरण का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मैं हटा लेता हूँ। तो एक बात सीखी, भाषा अर्जन का माध्यम है, भाषा बच्चा अर्जित कर लेता है। अब इसमें 2-3 प्रश्न आ गए तुम्हारे पेपर में, क्या है, मैं अर्जन की जगह 2 एरो डाल रहा हूँ। अच्छा सुनिए, जब बच्चा भाषा अर्जित करता है, समाज से अर्जित करता है, बच्चा भाषा अर्जित कर रहा है, तो देखिए अर्जित ना 3 तरीके से किया जाता है। असली में अर्जित 3 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका मैं लिख रहा हूं मस्तिष्क, क्या लिखा है मैंने, मस्तिष्क, ध्यान से सुनना। या फिर लिख रहा हूं संज्ञान, संज्ञान कहते हैं बुद्धि, ध्यान से सुनना। कई बार बच्चा भाषा जब अर्जित करता है, समाज में जाता है, और जब अर्जित करता है तो समाज से नहीं करता है, बच्चा अर्जित करता है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और उसे जो जो अर्जित करना होता है वो अर्जित कर लेता है। यानी बच्चा ब्रेन वाइज सीखता है। इस बात को कहने वाले कौन है, सुनो, इस बात को कहने वाले कौन है, प्याजे। प्याजे ये कहते हैं कि अगर बच्चा कुछ भी सीखेगा, प्याजे ये कहते हैं कि अगर बच्चा कुछ सीखे तो जब तक वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा तब तक भाषा नहीं सीखेगा, ठीक है। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि भाषा अर्जित जब बच्चा करता है तो अपनी बुद्धि मस्तिष्क से कर रहा है अर्जित। अरे भाषा अर्जित कर लेगा, सीख लेगा, अर्जित माने एकदम सीख लेगा भाषा। लेकिन जब अर्जित करता है तो पहले कई बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वो फिर अर्जित करता जाता है और जल्दी भी कर लेता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन मस्तिष्क और संज्ञान के द्वारा अर्जित कर रहा है अगर बच्चा, तो प्याजे कहता है इस बात को। अभी बात करूंगा प्याजे कैसे कहेगा। कभी कभी भाषा ना, किसी ने कहा कि भाषा जब अर्जित की जाती है तो भाषा समाज के द्वारा अर्जित की जाती है, तो मैं यहां लिख रहा हूं समाज या संस्कृति, समाज या संस्कृति से अर्जित की जाती है। और इसकी बात कौन करता है, प्याजे। इसकी बात क्यों कौन करता है, प्याजे। मेरी बात फिर सुनिए, मुझे तो ये बात पता लग गई कि भाषा अर्जित कर लेता है बच्चा, एक्वायर कर लेता है। पर अर्जित करने के 3 तरीके हमारी हिंदी में। जब भाषा अर्जित की जाती है तो कई बार बच्चा जब अर्जित करता है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और भाषा सीख लेता है बहुत जल्दी। पर कभी कभी कोई भाषा ये बोला कि अर्जित दिमाग से होती है ना, जो सोसाइटी में बोला जा रहा है वही अर्जित किया जा रहा है, समाज से ही भाषा आई। किसी अरे पागल भी जन्म लेता है तो कई बार वो भी बुद्धि तो नहीं इस्तेमाल करता पर भाषा वो सारी बोल रहा होता है। अगर कोई पागल हरियाणा में पैदा होगा तो हरियाणवी भाषा सीख लेता है, चाहे बुद्धि जाएगी ना जगह। तो किसी ने कहा कि अर्जित करने का माध्यम बुद्धि नहीं है, अर्जित का माध्यम क्या है, समाज। अभी मैं सिखाऊंगा इसे कैसे, समाज और संस्कृति। जब भी प्रश्न आएगा भाषा का अर्जन भाषा मस्तिष्क के द्वारा अर्जित की जा रही है तो प्यासे। अगर आता है कि भाषा समाज के द्वारा अर्जित की जा रही है तो क्या है, वाई गॉड्स की। एक प्रश्न देखो, सुनो, मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ इसे, इधर देखो, मैं इसे ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैं तीसरा देखिए, यहाँ देखिए, मान लीजिए बच्चा कुछ भी सीखेगा, कुछ भी सीखे, चाहे भाषा ही सीखे या कोई मैथ सीखे या कुछ भी सीखे, तो प्याज ये कहता है कि वो हमेशा बुद्धि से सीखता है। लेकिन वाई गॉड्स की ये कहता है बुद्धि नहीं, समाज से सब कुछ सीखा जाता है। जैसे देखिए, मैं एक प्रश्न देता हूँ, आप ऐसे समझिए। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें एक प्रश्न ये दिया 2x+4, एक मैथ का सवाल एक बच्चे को दे रहा हूँ और ये सिखाना चाहता हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ x² 2x+4। अब सुनिए, प्याज इस बात को क्या कहेगा कि ये बच्चा कैसे सीख लेगा इसको। प्याज ये कहता है कि एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली बच्चा है, और एक मंद बुद्धि बच्चा है। एक तो प्रतिभाशाली है जो बहुत जल्दी सीख लेता है, और एक मंद बुद्धि जिसकी बुद्धि चलती नहीं है। वो कहता है इस सवाल को ये जल्दी सीख लेगा, ये देर में, क्योंकि जब जब बच्चे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे तब वो कुछ ज्यादा ही सीख लेते हैं, और जो इस्तेमाल ही नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं, ये प्याजे कहेगा। लेकिन वाई गॉड्स की एक बात इसी बात को ये कहता है कि ठीक है, ये बच्चा जल्दी सीख लेगा और ये देर में सीखेगा या देर में सीखेगा, ठीक है ना। ये जल्दी सीख लेगा, थोड़ी देर में सीखेगा, या नहीं सीखेगा, चलो। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस सवाल को कोई टीचर कराए ना तो ये बुद्धि कैसे लगाएगा, ये सीखेगा कैसे। इस बच्चे को सीखने के लिए या तो बुक चाहिए, या गाइड चाहिए, या इंटरनेट चाहिए, या टीचर चाहिए। जब इसे समझाया जाएगा तभी तो बुद्धि लगाएगा, या नहीं लगाएगा। वो ये बात कहता है कि भाषा, चलिए बताइए, समाज में केवल लोग ही आते हैं या चारों ओर का इन्वायरमेंट आता है, चारों ओर का इन्वायरमेंट। वाई गॉड्स की ये बात कहता है कि कहीं ना कहीं भाषा तो किसी और से आई, बच्चा बुद्धि तो बात की बात है, पहले सोसाइटी चाहिए तब भाषा आएगी। तो सीधी सीधी बात है, अगर भाषा का अर्जन का माध्यम, कभी प्रश्न आएगा भाई भाषा अर्जित मस्तिष्क से भी हो जाती है और भाषा समाज से भी हो जाती है, पर अगर जाए समाज और संस्कृत से भाषा का अर्जन चल रहा है तो इसमें जाएगा। अच्छा, मैं अच्छा समझाता, चलो कोई नहीं, देख लो। और अगर मस्तिष्क और संज्ञान के द्वारा भाषा आ रही है तो वो इससे आती है, ये दोनों याद रखोगे। पर एक महाशय और थे, ध्यान रखना, बुद्धि से भाषा का अर्जन चल रहा है तो मस्तिष्क, ऐसा होता है, बुद्धि से भी भाषा सीखती है। क्लास में जब टीचर भाषा पढ़ाता है तो बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क से भाषा का अर्जन चल रहा है
तो ज्ञान और संज्ञान से होगा। अगर समाज और संस्कृति से आ रहा है, परिवेश से भाषा सीखी जा रही है, अगर कभी परिवेश भी लिखा हो तो भी प्याजे नहीं, यहाँ मैंने गलत दे दिया, यहाँ प्याजे नहीं वाइगॉट्स्की, याद रखना, सॉरी भाई, वाइगॉट्स्की, और यहां पर जाएगा प्याजे। दोनों में अंतर है, समाज और संस्कृति से वाइगॉट्स्की करता है। हाँ मैंने ठीक कर दिया गुरमीत, मैंने ठीक कर दिया, मुझे दिखा नहीं था, अब ठीक करा है वाइगॉट्स्की, ठीक है। लेकिन देखिए एक महाशय और थे, उन्होंने कहा ना तो मस्तिष्क से भाषा आती है ना समाज से भाषा आती है, यानी ये दोनों स्थान तो रखते हैं, पर एक ने कहा कि भाषा अर्जित संपत्ति तो है, पर भाषा अर्जित करने की जो क्षमताएं हैं वो बच्चे के अंदर जन्म से ही होती हैं, बच्चा जन्म के साथ लेकर पैदा होता है। तो कभी प्रश्न ये आए कि भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात है, यानी भाषा अर्जन जन्मजात क्षमता पर आधारित है, जन्मजात क्षमता पर आधारित है, कभी यह प्रश्न है जन्मजात क्षमता बच्चा की भाषा जन्म से ही है, इस बात को कहता है चॉम्स्की, इस बात को कहता है चॉम्स्की। चॉम्स्की ने एक बात कही, चॉम्स्की ने एक बात कही, सुनिएगा, मैं इधर हो जाता हूं, नहीं होना पड़ेगा मुझे। चॉम्स्की ने एक बात कही, क्या बात कही चॉम्स्की ने? चॉम्स्की ने एक बात कही कि बच्चा मस्तिष्क से नहीं, बच्चा समाज से नहीं, जब बच्चा किसी सोसाइटी में जन्म लेता है तो वो सीखने की शक्तियों के साथ पैदा होता है। उसने बताया कि भाषा अर्जन करने की क्षमता है तो बच्चे के अंदर है, बच्चा 2 पावर के साथ पैदा होता है, किसी भी ध्वनियों को सुनने की पावर होती है उसमें। जैसे बच्चा जन्म लेता है ऐसे करो, उसके कान के आगे वो इधर देखने लगेगा, साउंड तो सुन रहा है, ध्वनि तो सुन रहा है, और भाषा ध्वनि है, और वो कुछ ना कुछ तय पैचा भी बोलता है, रोने लगता है जन्म के समय बच्चा, तो ये थोड़ा ना कि रो रहा है, हो सकता है जब वो जन्म लिया तो एनवायरमेंट में आया तो उसे पेट में दर्द हो रहा हो, वो बता रहा हो। कई बार बड़े हम सही रूप से उस बच्चे की भाषा नहीं सिखाते, भाषा हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति, और बच्चा भावों की अभिव्यक्ति जन्म से करता है, इस बात को चॉम्स्की कहता है। और चॉम्स्की ने यह कहा है कि अर्जन करने की क्षमता है बच्चे के अंदर भीतर ही है। अगर प्रश्न आता है कि भाषा अर्जन का माध्यम है तो बात सही है, पर अर्जन करने का माध्यम मस्तिष्क है तो प्याजे में जाएगा, समाज है तो वाइगॉट्स्की में जाएगा, और जन्मजात क्षमता है तो जाएगा चॉम्स्की, इस बात को ध्यान रखना। हाँ टॉम चॉम्स्की सही है, चॉम्स्की, हाँ क्षमता है तो चॉम्स्की लगाओगे, बिल्कुल सही है। अब देखिए सुनिए, एक चीज मैं और बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समय लेता हूं मैं इस पर, एक चीज मैं और बढ़ा रहा हूं इसमें, क्या कभी कभी प्याजे की संकल्पना को क्या कहा जाता है? कभी कभी आता है अंतः, सुनो, अंतः नहीं, अहम, अहम वाक, अहम वाक, ये वर्ड आया, सुनिएगा, ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा, इसे देख लो बस, बाकी इसके बाद पॉइंट आसान है। अहम वाक, अच्छा देखिए कई बार पूछा जाएगा अहम वाक, अहम माने सेल्फ, अहम संस्कृत में अहम स्वयं को कहते हैं, और वाक माने बातचीत करना। अच्छा कोई ये करे कि भाषा तो मेरे द्वारा ही संभव है, अहम वाक प्रक्रिया है, स्वयं के द्वारा संभव है, ईगो की बात जो करे कि भाषा तो स्वयं के द्वारा होगी, तो क्या स्वयं के द्वारा प्याजे जाएगा क्योंकि स्वयं मस्तिष्क के द्वारा होगी नहीं होगी? अगर कभी आए भाषा अहम वाक की संकल्पना किसने दिया, तो किसने दिया? प्याजे, याद रखोगे। अहम, अहम का मतलब स्वयं, स्वयं के द्वारा भाषा व्यक्त होगी तो प्याजे में जाएगा। अगर कभी आए अंतःवाक प्रक्रिया, अंतः माने एक दूसरे से, अंतः माने एक दूसरा, अंतः इंटर रिलेशन, भाषा अंतःवाक प्रक्रिया की संकल्पना किसे दी? वाक माने बातचीत, ध्यान रखना, अंतः माने एक दूसरे, अरे भाषा तो एक दूसरे से बातचीत का तरीका है, तो एक दूसरे का मतलब मैं ही हूं या दूसरा भी है, और दूसरा है तो समाज है, तो क्या समाज की जरूरत हो रही है? जब भी प्रश्न आए कि अंतःवाक की संकल्पना किसने दी है, तो वाइगॉट्स्की ने दी है, ये बात ध्यान रखोगे। जब भी आएगा कि अहम वाक प्रक्रिया की संकल्पना की दी है तो प्याजे ने दी है, ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया। और एक प्रश्न और आ चुका है तुम्हें कि कभी कभी आएगा भाषा अंतर्निहित क्षमता है, इसमें भाषा भी जोड़ा होगा, भाषा अंतःवाक प्रक्रिया है, भाषा अहम वाक प्रक्रिया, ये पूछ सकता है। और आएगा भाषा अंतर्निहित क्षमता है, और जब कभी कोई वर्ड क्षमता के साथ आ जाए तो क्षमताएं तो बच्चे के अंदर पहले से हैं, और अंतर्निहित, अंतर माने अंदर, निहित माने अंतर्निहित है, तो भाषा अंतर्निहित क्षमताएं, क्षमताएं तो बच्चों के जन्म से हैं, तो तुम इसे अंतर्निहित से मत पहचानो, क्षमता से पहचानना। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, भाषा अर्जित होती है, पर अर्जित करने के 3 तरीके हैं, मस्तिष्क के द्वारा, समाज के द्वारा, जन्मजात क्षमताएं भी अंदर हैं। इसको किसने कहा, इसको किसने कहा, ये ध्यान रखना। तो मैंने 5वां पॉइंट में ज्यादा समय लिया, ये बताना जरूरी था। अब ज्यादा समय नहीं है, 5-6 पॉइंट है, उसे नोट करेंगे और तुम्हारी भाषा कवर हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैं प्रश्नोत्तरी लूंगा, अभी नहीं, अगली क्लास में एक टेस्ट सभी लूंगा इसी से रिलेटेड, और फिर उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, फिर उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक है छठी की बात बताने जा रहा हूँ, छठी बात बताने जा रहा हूँ कि भाषा, अच्छा बताइए भाषा मौखिक है या लिखित भी है? अरे भाषा तो बोली भी जाती है और उसे लिखा भी जाता है, तो भाषा दोनों दिखती है, ये चीजें बस शॉर्ट तरीके से लिखते जाओ, कुछ नोट्स बना रहा हूँ। भाषा के बारे में कौन सी बात सही है वो सीखना है तुम्हें। भाषा मौखिक भी है, ये बात तो सही है, मौखिक माने बोली जाएगी, भाषा मौखिक भी है और भाषा लिखित भी है। भाषा के कहीं ना कहीं जब हमें दिखते हैं तो 2 रूप दिखते हैं, भाषा मौखिक भी है और भाषा क्या है, लिखित भी है। पर बताओ भाषा पहले मौखिक थी या लिखित? अरे पहले भाषा बोली गई, उसके बाद उसे लिखा गया, तो भाषा तो हमें बोलती हुई दिखती है, यानी बातचीत करता तब भी भाषा दिखती है, और जब लिखा जाता है और हम पढ़ते हैं उसे तब भी भाषा दिखती है। तो भाषा मौखिक और लिखित दोनों है। थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना
किंतु ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। किंतु भाषा पहले उच्चारित हुई, उच्चारित माने बोली गई, इस बात को ध्यान रखना, पहले मौखिक बनी है उसके बाद लिखा गया है, उच्चारित हुई। इससे रिलेटेड कई पॉइंट बताऊंगा मैं। भाषा मौखिक भी है और भाषा लिखित है, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन पहले भाषा मौखिक ही थी, ठीक है नहीं है। एक बात और इसमें, कई बार अगर आ जाए भाषा के प्रकार कितने, तो दो ही दिखते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन कभी कभी भाषा के रूप पूछे जाते हैं, यही नोट कर रहा हूँ, भाषा के रूप। बस आप देखेंगे तो भाषा के 3 रूप 4 रूप ये दिखाई देते हैं, कई रूप है भाषा के। अगर कभी पूछा जाए भाषा के रूप कितने, तो सबसे पहला रूप सांकेतिक रूप है। कौन सा? भाषा तो 2 ही प्रकार की है, एनसीईआरटी भी कहते हैं कि भाषा जब बच्चा अपने भावों को लिखकर और बोलकर, यानी मौखिक द्वारा और लिखकर द्वारा पेश करेगा तभी भाषा है। तो भाषा तो मौखिक भी है और लिखित, किंतु पहले भाषा मौखिक बनी थी। फिर भी एक बात बताओ, पर भाषा के रूप आ गए, अगर भाषा के रूप आ गए तो रूप में क्या करोगे? पहला रूप है सांकेतिक रूप। कई बार बच्चा जब जन्म लेता है तो संकेतों से भाषा व्यक्त करता है। उसके बाद एक दूसरा रूप आता है जिसे हम मौखिक रूप भी कह देते हैं, वो फिर मौखिक में बदल जाती है, मौखिक रूप। और उसके बाद तीसरा रूप है लिखित रूप। तो भाषा के 3 रूप हो गए। कभी पूछा जाए इनमें प्रथम रूप कौन सा है, तो प्रथम रूप सांकेतिक है, पर एक और भाषा का रूप हो गया है, व्याकरणिक रूप भी है, साहित्यिक रूप भी है। तो भाषा के रूप बदल गए हैं, पर भाषा का प्रारंभिक रूप सांकेतिक है। तो एक है व्याकरणिक, व्याकरण के अनुसार भी भाषा होती है, एक है व्याकरणिक रूप। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखोगे। तो व्याकरणिक रूप, मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, तो इस बात को ध्यान रखना है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? हाँ, ये नंबर 5 है, छठा लिख दिया, कोई बात नहीं, 5 नंबर लिख लो बच्चे, कोई बात नहीं, 5 है तो नोट्स बनाओ आप। मैं ये चाहता हूँ इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते, तो आपको ये भी बताओ रूप कितने हैं और आपको ये बताओ भाषा 2 है। अच्छा, जब भाषा मौखिक है यानी बोली जाती है, तो पता है असली में वो भाषा अमूर्त होती है। अमूर्त समझते हैं? जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, अमूर्त। और सुनिए, जब भाषा लिखी जाती है तो वो मूर्ति जैसी दिखती है, मूर्तिमान दिखती है, यानी लिपि के तौर पे लिखी जाती है। तो एक काम करना, जो भाषा लिखित है वो अमूर्त भाषा, मूर्त भाषा है उसका। अरे लिखोगे तो दिखाई देगी, और वो मूर्ति के रूप में एक तरीके से। तो अमूर्त रूप मौखिक रूप है और मूर्त रूप लिखित रूप है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोनों चारों कौशल आ जाएंगे इसमें, बताया था पिछली बार मैंने। इसी से रिलेटेड एक चीज और लिख लीजिए, इसी से रिलेटेड एक चीज लिख लीजिए, सुनो। छठा कि भाषा अमूर्त होती है। अमूर्त समझ गए ना? मौखिक, पहले भाषा अमूर्त थी, भाषा अमूर्त होती है। असली में भाषा अमूर्त ही थी। अच्छा बताओ, पहले भाषा मौखिक होती थी, लिखित रूप कहां था? फिर बाद में हमने उसका लिखित रूप बना गया। पर भाषा कोई रंग आकार नहीं है, भाषा अमूर्त की मानी जाती है। भाषा अमूर्त होती है, किंतु मैं यहां से चेंज करूंगा, ये चीजें पता हो, किंतु लिपि द्वारा, अब मैं लिपि का भी जिक्र करूंगा यहाँ, लिपि माने लेख, किंतु लिपि द्वारा भाषा को मूर्तिमान बनाया गया, मूर्त रूप दिया गया, लिपि द्वारा मूर्तिमान बनाया गया। अब सुनिए सभी, पहले एक बात, तो भाषा और लिपि में अंतर करूंगा मैं यहां। असली में एक काम करो, अगर प्रश्न ये आए कि भाषा अमूर्त है, बी भाषा मूर्त है, सी भाषा दोनों ही है, या डी कोई नहीं है, सबसे पहले तो ये जाएगा दोनों है भाई, भाषा मूर्त भी अमूर्त। लेकिन अगर कभी चॉइस ना मिले और पूछे भाषा अमूर्त होती है अमूर्त, तो बताइए भाषा पहले कौन सी बनी थी? भाषा का तो कोई रूप रंग आकार नहीं है। फिर हमने एक आसान सा साधन रखा, फिर हमने उसको मूर्तिमान बना दिया गया, पर बिना बोलचाल के तो भाषा होती ही नहीं है। असली में फिर ऑप्शन जाएगा पहला, असली में भाषा अमूर्त ही थी, पर उसे बाद में मूर्तिमान बनाया गया। इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें, इस बात को ध्यान रखना है। विकल्प नहीं मिले तो पहले वाले रूप पे ही जाना है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, सुनो। एक काम करो, एक तो भाषा है, भाषा अमूर्त है, जब भाषा बोली जाती है तो ये तो अमूर्त है, पर जब लिखा जाएगा तो देखिए, एक तो भाषा है, भाषा तो व्यक्त होती है, पर भाषा की अपनी एक लिपि है। लिपि माने लिखने का ढंग, कि उस भाषा को लिख दो। तो देखिए ये बात ध्यान रखना, अगर मैं इसमें चलूं कि हर एक भाषा की एक लिपि है, अगर मैं कहूं हिंदी एक भाषा है, बोली जाएगी, पर हिंदी की लिपि क्या है? कई बार लिपियां पूछेगा आपसे, तो हिंदी की लिपि है देवनागरी। इस चीज को थोड़ा याद रखना, बस बहुत ज्यादा नहीं आएगा। हिंदी की लिपि देवनागरी। हिंदी तो भाषा है जो बोली जाती है, पर उसे लिखा किस रूप में जाता है? देवनागरी में, तो ये लिपि है। एक और चीज सुनिए, एक मैं लिख रहा हूं, अगर पूछा जाए अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो कई बार लैटिन भी मानी गई है, पर अंग्रेजी की लिपि रोमन भी है। अंग्रेजी बोली जाती है पर उसे लिखा रोमन में जाता है। उसकी स्क्रिप्ट जो है, लिपि को स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि, ये सारी लिपि हैं, लिपियां हैं, और ये ही भाषा है। तो भाषा तो अमूर्त है, पर भाषा को मूर्तिमान लिपि द्वारा करा गया। इस बात को ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल। तो अंग्रेजी की रोमन लिपि है, और कोई मुझसे पूछे पंजाबी की बताना, फिर तो पंजाबी की गुरुमुखी है। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। और कभी पूछा जाए कि संस्कृत की लिपि क्या है, संस्कृत भी भाषा थी, तो देखिए संस्कृत की लिपि है देवनागरी। देवनागरी। तो ध्यान रखना, दो भाषाओं की एक लिपि भी है, दो भाषाओं की, हिंदी और संस्कृत की एक ही लिपि है, पर दो लिपियां एक भाषा की नहीं होती। दो भाषाओं की एक लिपि तो हो सकती है, पर दो लिपियां एक भाषा की नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी एक ही भाषा लिपि होगी।
समझ में? यानी एक भाषा की एक निश्चित लिपि दिखती है आपको, समझ में आ रही बात? ये मैंने लिपि लिखा है। एक और चीज सुन लो, एक भाषा होती है, एक बोली होती है और एक लिपि होती है। सबसे पहले भाषा सिर्फ बोली जाएगी, बोलेंगे भाषा को, बोली जाएगी, लेकिन जब उस बोली को, जो भाषा बोली गई है उसे लिखा लिपि में जाएगा। तो बोली कौन सी होती है? बोली भी बोली जाती है, पर बोली की अपनी लिपि नहीं होती। बोली कब होती है? भाषा बड़ा रूप है, बोली छोटा रूप है। बोली और भाषा में अंतर यह है कि भाषा तो बोली जाती है, पर जितनी भी चीजों को, जितनी भी लैंग्वेज को तुम लैंग्वेज कहोगे, जितनी भी भाषा को तुम भाषा कहना चाहते हो, तो हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, पर बोली की कोई भी लिपि नहीं होती। अगर बोली की लिपियां बनने लगे तो वो भी भाषा बन जाएंगी। इतना ही अंतर है दोनों में कि भाषा सिर्फ व्यक्त होती है, उसको लिखा भी जाएगा, पर बोली को व्यक्त किया जाता है, उसे लिखा नहीं जाता। ये दोनों में अंतर भी रखना आप, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक बात समझ में आई? छठे पॉइंट, एक चीज मुझे बताओ, ये मैं लिखवाऊंगा। एक बात यहां दिखाई दी कि हर एक भाषा की एक लिपि है, निश्चित लिपि है, पर एक बताओ, हिंदी को किस में लिखा जाएगा? देवनागरी में। अंग्रेजी को किस में लिखा जाएगा? रोमन में। पंजाबी को किस में लिखा जाएगा? गुरमुखी में। तो हर एक भाषा की एक निश्चित लिपि है, ये तो दिख गया। पर क्या किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं? जैसे हिंदी को क्या अंग्रेजी की लिपि में लिख सकते हैं, या अंग्रेजी को हिंदी की लिपि में लिख सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, हर एक भाषा की एक निश्चित लिपि है, पर देखिए किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख दिया जाता है। एक बार प्रश्न आया था ये, जैसे देखिए मैं हिंदी को अंग्रेजी की लिपि में लिख के दिखाऊं, या अंग्रेजी को हिंदी की लिपि में लिख के दिखाऊं। देखो अंग्रेजी को हिंदी में कैसे लिखाऊंगा? मुझे इंग्लिश में एक बात लिख रहा हूं, दिस इज अ पेन। ये मैंने इंग्लिश बोली और इंग्लिश की स्क्रिप्ट में लिखा है, नहीं रोमन में लिखा। लेकिन इसी को मैं देवनागरी में लिखूं, हिंदी में लिखूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए, दिस इज अ पेन। ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक भाषा की एक निश्चित लिपि है, और यह भी बात सही है कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख दिया जा सकता है, थोड़े फेर बदल के साथ। कई बार इज नहीं होता इज, कई बार नुक्ता भी लगा देते हैं हम, हल्का फुल्का अंतर भी करके। पर यह बात फाइनल है कि हर एक भाषा की एक लिपि है, पर किसी भाषा को किसी भी लिपि में लिखेंगे तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आता है ये। मैं 7वां पॉइंट यहीं लिख रहा हूं, इसे यहां ध्यान रखना तुम, मैं लिखने जा रहा हूं। यह बात बिल्कुल सही है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, इसे समझना पड़ेगा आपको। और यही प्रश्न भाषा में डाल देगा 4 विकल्पों में, फिर छांटना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है, लिपि होती है। देख लो, कोई भी भाषा होगी उसकी लिपि है, बोली की लिपि नहीं है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि है, किंतु कलर में दूसरा ले रहा हूं, यहां से भी पहचाना, किंतु किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। यह बात बिल्कुल देख लो, किसी में भी लिख सकते हैं, किसी भी लिपि में किसी को लिखा जा सकता है। लिपि में लिखा, किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना, जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? 7वां पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे कर दो अगर समझ में आ गया। देखिए मैं धीरे धीरे चलूंगा लेकिन समझाते हुए निकलूंगा, ठीक है? 7 पॉइंट हो गए भाषा के बारे में सीखना। अगला पॉइंट टाइम लगता है मेरी क्लास में, पर ये सारे पॉइंट आज भाषा का चैप्टर मुझे खत्म करना है। 7 हो गए। 8वां पॉइंट, क्या इतनी बात समझ में आ गई? पीडीएफ में दे दूंगा पेडागोजी की, ठीक है? एक और बात सुनो, अब एक 8वीं चीज लिख रहा हूं, मैं कुछ लिखूंगा, तुम बताना ये बात सही है या नहीं है। मुझसे कोई पूछे क्या भाषा एक विषय है, तो मैं कहता हूं हाँ, एक सब्जेक्ट है भाषा। कैसे? क्योंकि मैंने हिंदी एक भाषा का सब्जेक्ट था, मैंने साहित्य भी पढ़ा, उसका व्याकरण भी पढ़ा, पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा। भाषा एक विषय इसलिए है क्योंकि उसका अपना व्याकरण है, उसका अपना साहित्य है। कभी कभी हम भाषा को ही पढ़ते हैं, और एक विषय मैथ्स भी है, मैथ्स को भी पढ़ते हैं, पर भाषा एक विषय है। पर बताओ, क्या भाषा अपने ही विषयों में दिखती है या दूसरे विषयों में भी दिखती है? ये बात जरूरी थी बतानी आपको। भाषा अपने विषय में तो दिखती है, पर भाषा तो मैथ्स में भी है, एसएसटी में है। वो क्यों? क्योंकि एसएसटी मैथ्स को पढ़ाने का तरीका तो भाषा ही होगी, भाषा साधन बनती है दूसरे विषयों को पढ़ाने का। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये चीजें एग्जाम में तुम्हारे पेपर में आ जाएंगी पेडागोजी में, तो मैं लिखता हूं कई बार इसे। भाषा की कोई भी भाषा हो, भाषा एक विषय भी है। आप भाषा के बारे में सिर्फ ये मत जानो कि भाषा सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति करती है। भाषा में ऐसा क्या क्या पढ़ लो कि भाषा के बारे में सही बात जान लो, ये भी बात सही है भाषा के बारे में कि वो विषय है। तो भाषा एक विषय ही है, ये तो फाइनल है। वो क्यों है? क्योंकि उसका एक व्याकरण होता है, उसका साहित्य। क्यों विषय है? क्योंकि मैं ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि उसका साहित्य है, अपना लिटरेचर है उसका एक, उसका व्याकरण भी है, ये सारी चीज उसकी, इसलिए भाषा विषय दिखता है। भाषा एक विषय भी है, ठीक है ना? वेरी गुड। चलो, भाषा एक विषय तो है, ठीक है, किंतु यहां से ध्यान रखना, किंतु भाषा अन्य विषयों में भी दिखाई देती है। बात ध्यान रखना, अन्य विषयों में भी दिखाई देती है, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अन्य विषयों में भी दिखती है। अच्छा बताओ, क्या भाषा विषय? हाँ, अन्य विषयों में दिख रही है, हाँ, पर क्या अन्य विषयों में दिखती है या पूरी पाठ्यचर्या के केंद्र बिंदु में? मतलब भाषा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। भाषा पूरी शिक्षा व्यवस्था में है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है। याद रखना, भाषा शिक्षा का केंद्र बिंदु है, भाषा शिक्षा के केंद्र में है, सेंटर में है। तो
कभी भी प्रश्न आए तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी पूछा है भाषा शिक्षा का केंद्र है, तो ये बात गलत नहीं है। भाषा शिक्षा के केंद्र बिंदु में है, भाषा शिक्षा के पूरी पाठ्य व्यवस्था में शिक्षा के केंद्र में है। ये कई बार आ चुका है प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये मैं एनसीएफ से ही बता रहा हूं आपको, ये सारा एनसीएफ से कर रहा हूं। बस पढ़ा दिया बेटा, आज तो 8वें पॉइंट पर पहुंच गया। 9वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, एक चीज और सुनो, इसमें कभी कभी एक प्रश्न आता है कि जब हम भाषा पढ़ते हैं, जब मैं मान लो मेरा विषय पढ़ रहा हूं भाषा, तो मुख्य विषय होता है भाषा, भाषा मुख्य विषय है, उसमें दिख रही है, और भाषा अन्य विषय में भी पढ़ रही है। तो कई बार एक प्रश्न आता है कि भाषा तो यहां भी पढ़ रहे हो तुम और यहां भी पढ़ रहे हो, पर जब तुम मुख्य विषय के रूप में भाषा पढ़ते हो तो हमारा मूल उद्देश्य है उस हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उस भाषा को सीखना। तो भाषा जब मुख्य विषय में पढ़ते हैं तो मुख्य उद्देश्य के रूप में पढ़ते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य भाषा ही पढ़ना है, वहां हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा पढ़ना, मुख्य उद्देश्य यही है भाषा पढ़ना। पर जब हम अन्य विषय पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं या एसएसटी पढ़ रहे हैं, और भाषा उसमें साधन का काम करती है, तो वहां हमारा भाषा पढ़ना क्या मुख्य उद्देश्य है या गौण। अन्य विषयों में तो मुख्य उद्देश्य अन्य विषय को पढ़ाना है, पर बिना भाषा के वो पढ़ा नहीं सकते, तो भाषा में रिसोर्स का काम तो करती है, पर भाषा पढ़ना वहां मुख्य उद्देश्य नहीं होकर क्या होता है, गौण उद्देश्य। ये बात ध्यान रखोगे। अन्य विषयों में भाषा पढ़ना, कई बार पूछेगा, अन्य विषयों में भाषा को पढ़ना गौण उद्देश्य में आता है। गौण माने सेकेंडरी, मेन एम नहीं, सेकेंडरी वाला, तो गौण उद्देश्य होता है। और यहां गौण उद्देश्य होता है इसलिए क्योंकि भाषा केवल साधन का काम करती है, रिसोर्स का, सिर्फ सहायता करती है दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। भाषा केवल साधन का काम करती है, इस बात को ध्यान रखना है तुम्हें का। लेकिन साधन का कार्य तो कर रही है, कार्य करती है, साधन का कार्य तो करती है, लेकिन भाषा भी बच्चा सीखता है। ऐसा नहीं कि भाषा से परिचित नहीं होता, थोड़ा बहुत परिचय भाषा का यहां से भी होता है उसका, तो ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा समझना है। तो मैंने एक पॉइंट और बता दिया, भाषा विषय भी है, अन्य विषय में भी दिखती है। आगे चल रहा हूं, एक पॉइंट और देखो, 9, 10, 11 पॉइंट है जिसे तुम्हें सीखना है। सिर्फ भाषा के बारे में इन पे प्रश्न आए, और जब मैं प्रश्न दूंगा ना तो तुम बहुत सारे प्रश्न कर लोगे, देखना, अभी तो मैं समझा रहा हूं। आगे चलो, एक 9वां पॉइंट, आगे चलो, एक 9वां पॉइंट। एक बार प्रश्न आया कि भाषा सीखना, एक बच्चा सोसाइटी से भाषा सीख रहा है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, क्या दोनों एक कॉन्सेप्ट है या अलग अलग? तो देखिए, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। भाषा सीखना, जब मैं सोसाइटी में जाता हूं तो बहुत सारी भाषा अर्जित करके आता हूं, भाषा सीख ली, फिर अचानक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया और वहां मुझे प्रोफेसर भाषा के बारे में सिखा रहे हैं कि ये था, इतनी हिस्ट्री से यहां से आई भाषा, यहां आई, वो भाषा अलग है पर भाषा सीखना अलग है। तो भाषा को सीखना और भाषा के बारे में सीखना दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं, इस बात को ध्यान रखना। और मैं लिखने जा रहा हूं, इसे सुनो, याद रखना, ये पेपर में आया। भाषा सीखना, सीखने को ही अर्जित कह देते हैं, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, ये आ चुका है प्रश्न। और भाषा के बारे में सीखना, भाषा के बारे में सीखना, ये दोनों कॉन्सेप्ट, तो ये और एक ये दोनों भिन्न संकल्पनाएं हैं। भिन्न माने अलग अलग, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न लगेगा कि अरे एक ही चीज तो है, भाषा सीख रहे हैं पर भाषा के बारे में अलग सीखते हैं, भाषा क्या है वो अलग है। तो दोनों भिन्न माने डिफरेंट, भिन्न संकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, याद रखना। ये 9वां पॉइंट हुआ। एक 10वां प्रश्न बताइए, 10वां प्रश्न, भाषा अपने आप में पूर्ण होती है, भाषा अपने आप में पूर्ण होती है, क्या मतलब? क्या मतलब कि चाहे 1 साल का बच्चा है, चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 8 साल का बच्चा है या 18 साल का बच्चा है, भाषा अगर दिखती है तो अच्छी भाषा इस बच्चे की दिखेगी, सबसे कम भाषा इसमें दिखेगी। पर जो बच्चे के पास भाषा है, भाषा अपने आप में पूर्ण होती है हर स्तर पर। जैसे एक बार प्रश्न आया, सुनो ध्यान से, एक बार प्रश्न आया कि विद्यालय में जाने से पहले, एक बच्चा मान लो स्कूल नहीं गया, एक बच्चा स्कूल नहीं गया, विद्यालय में जाने से पहले क्या डैश, विद्यालय में जाने से पहले बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। विद्यालय में जाने से पहले क्या बच्चा सारी भाषा जानता है? ना। क्या बच्चा कोई भी भाषा नहीं जानता? कुछ तो जानता है, क्योंकि सोसाइटी से ही भाषा सीखी जाती है। क्या भाषा में वो सचेत होता है? ना, परिपक्व भी नहीं होता। पर बच्चा अपनी भाषा में सचेत होता है। जो बच्चा सोसाइटी से ग्रहण कर लेता है उसमें तो एक्टिव रहता है। तो भाषा हर स्तर पर अपने आप में तो पूर्ण है। भाषा में बच्चा कंप्लीट तो नहीं है, पर अपनी भाषा को बोलने में कंप्लीट होता है, वो अपनी बातों को मनवा ही लेता है। तो देखिए, कई बार ये प्रश्न ऐसे भी आया कि अगर आ जाए भाषा क्या अपने आप में पूर्ण होती है? हाँ है, पर मैं इसे हमेशा ऐसे लिखाता आया, तो इस बार प्रश्न ऐसे आया था तुम्हारे पेपर में कि भाषा, देखिए भाषा पूर्ण नहीं होती पर भाषा अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि जिस भी स्तर का बच्चा होगा उसमें वो अपनी लैंग्वेज में अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने में की क्षमता रखता है। मैं इसे ऐसे लिखवाता हूं, इसे सुनिएगा, मैं इसे ऐसे लिखता हूं, विद्यालय में जाने से पहले, विद्यालय में जाने से पहले, कि एक बच्चा स्कूल नहीं गया, अभी तो जाएगा, एडमिशन लेगा, विद्यालय में जाने से पहले बालक भाषा में तो पूर्ण नहीं है पर अपनी लैंग्वेज में पूर्ण है।
अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। चॉम्स्की ने कह तो दिया जन्म से ही भाषा है, कि बच्चा जन्म से रोता है तो वो सिर्फ रो नहीं रहा, वो अपनी कुछ बात कह रहा है, हम बड़े उसे नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है उसे। कहीं ना कहीं भाषा हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, भावों की अभिव्यक्ति, और भावों की अभिव्यक्ति जन्म से ही अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं विद्यालय में जाने से पहले बालक, अगर ये वर्ड आ गया अपनी, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में पूर्ण होता है, इस बात को ध्यान रख, पूर्ण होता है, ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ये मैंने इसी के साथ लिखवाई है। तो प्रश्न हुए 10, 9 नहीं 10, तो याद रखना भाषा अपने आप में पूर्ण होती है। एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, एक बार प्रश्न आया, एक तीसरी चीज लिखो, 11वीं चीज ये याद रखना, भाषा, ये बस इजी पॉइंट रह गए, भाषा सहज और स्वाभाविक होती है, होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे देखिए मैं बताऊं, सहज माने आसान, भाषा ना सहज आ जाती है, सहज माने बिल्कुल भी बाधा नहीं होती, बच्चा सिर्फ सोसाइटी से जुड़ता है और धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, और जैसे वो बड़ा होता रहता है समाज में जाता है, और जो समाज में चल रहा होता है वो ग्रहण करके आ जाता है और भाषा बोल रहा होता है। मुझे आज भी तुम इंग्लैंड भेज दोगे ना या तमिलनाडु भेज दोगे तो 4 महीने बाद मैं कुछ शब्द तो बता दूंगा तमिल के, क्योंकि अर्जित कर लेता है बच्चा। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, भाषा कोई बाधा नहीं होती, सहज से सीखता, कोई नहीं सिखाता ना वो सीखता, खुद ब खुद आता ही चला जाता है, भाषा अर्जित कर लेता है। तो एक तो भाषा आसानी तरीके से आती है, नहीं सहज से, और स्वाभाविक आती है। स्वाभाविक माने नेचुरल, नेचुरल का मतलब यह है कि बताओ बच्चा सोसाइटी से सिर्फ शब्द ही सीखता है, शब्द ही रिपीट करता है, या टोन भी रिसीव कर लेता है, जिस टोन में शब्द कहा जा रहा है वो भी आ जाता है, वो टोन, तो भाषा तो वो नकल सी रहती है। तो नेचुरल भाषा, जो यहाँ भाषा वही उसे आती है, तो भाषा सहज और स्वाभाविक आ जाती है, तो भाषा आसानी से और स्वाभाविक आती है। इसलिए हमें भाषा सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए हमें चाहे स्कूल हो चाहे विद्यालय हो, वहां उसे अच्छा परिवेश दें, वो परिवेश दें जहां भाषा अच्छी बोली जा रही है, और अच्छा परिवेश देंगे तो भाषा बच्चा जल्दी ही अर्जित कर लेगा और अच्छी कर लेगा, क्योंकि भाषा सहज और स्वाभाविक आ जाती है। इतनी बात ध्यान रखना। तो मैं एक बात लिख रहा हूं, भाषा सहज और स्वाभाविक आती है, थोड़ा यहां बढ़ाऊंगा, भाषा सहज और स्वाभाविक आती है, अतः ये लिखवा रहा हूं मैं, अतः भाषा को अर्जित करने के लिए, अतः भाषा को अर्जित करने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध का मतलब है फला फूला, समृद्ध भाषिक परिवेश, ये पॉजिटिव चीज है, समृद्ध भाषिक परिवेश दिया जाए। इस बात को ध्यान रखोगे आप, इस बात को ध्यान रखोगे आप। बात समझ में आ रही है सभी को, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, समृद्ध भाषिक परिवेश दिया जाए। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, जब कभी ये शब्द किसी ऑप्शन में भी आ जाए तो पॉजिटिव है, और साथ में परिवेश, जब जब आप अच्छा परिवेश दोगे तब तक बच्चे की भाषा अर्जित कर लेगा, और बच्चा भाषा अर्जित नहीं करता खुद ब खुद आ जाएगी, एक्वायर करने की पावर उसके अंदर है, वो कितना ही रोके अपने आप को सब कुछ सीख लेगा। ये बात चॉम्स्की कहते हैं। तो भाषा समाज से कहाँ है, भाषा तो अर्जित क्षमता अंदर है, जहां जाएगा, अगर बदतमीजी में रहेगा तो बदतमीजी भाषा सीखेगा बच्चा, अच्छा परिवेश होगा तो अच्छी सीखेगा। ठीक है, 11वां पॉइंट हुआ, इन चीजों को याद रखना है, समझना है, और फिर प्रश्न होंगे। तुम बताओ मैं कैसे भाषा पढ़ा दूं तुम्हें, सिर्फ ये नहीं कि भाषा की 3-4 चीज बता दूं, प्रश्न ऐसा आने वाला है कि तुम जब तक लड़ोगे नहीं उस प्रश्न से तब तक समझ में नहीं आएगा। तो क्यों ना हम ये सीख ले कि कौन सी भाषा भाषा के बारे में ठीक है, पहचान लो, पहचानोगे तब जब उसके बारे में थोड़ी बात पता लगेगी। बात टोन भी रिसीव कर लेता है, ये बात ध्यान रखना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखोगे, पॉइंट ये बताना था। एक पॉइंट और रह गया इसमें जो मुझे बताना था, 11वां पॉइंट नहीं 12वां पॉइंट देने जा रहा हूं, ध्यान रखना। 12वां एक पॉइंट है, 12वां एक पॉइंट है कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा नियमबद्ध, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि भाषा नियमों से चलती है। जब हम कभी इंग्लिश के सेंटेंस बोलते हैं और सर अगर सेंटेंस समझाने लगे तुम्हें, तो तुम्हें ऐसे बताते होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब, फिर एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। क्या रूल बनाते हैं, क्या नियम बताते हैं, और धीरे धीरे बच्चा भाषा सीखता है। तो भाषा तो नियमों से ही सही नजर आती है, रूल से बेस्ड होती है, और नियम है भाषा के। अगर भाषा में नियम नहीं होगी तो भाषा बेकार हो जाएगी। तो भाषा कैसी व्यवस्था है, एक नियमबद्ध, क्योंकि हम भाषा को नियमों से अच्छे से जानते हैं, व्याकरण के अनुसार हो। नियमबद्ध का यह मतलब यह है कि किसी भी भाषा का अपना व्याकरण है, और व्याकरण नियमों पर आधारित है, और व्याकरण सम्मत भाषा अच्छी होती है। तो भाषा तो नियमों से नियमबद्ध होती है, पर असली में भाषा नियमबद्ध तो है, भाषा नियमों से चलनी चाहिए भी मानते हैं, पर भाषा नियमों से बंधी नहीं होती। क्योंकि बच्चा अगर स्कूल ना जाए, नियमों से ना सीखे, तो भी तो समाज में वो अपनी बात को अर्थ से प्रकट कर रहा होता है। ये बात सही है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है, पर भाषा नियमों से बंधी नहीं होती। अगर कोई बच्चा भाषा के नियम नहीं जानता तो भी सोसाइटी से कई सारी भाषाएं अर्जित करता है, नहीं करता है। तो तुम इतना ध्यान रखना, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, ये बात तो सही है, पर थोड़ा ये भी ध्यान रखना, कभी इस तरह का भी प्रश्न आता है, किंतु भाषा नियमों से बंधी नहीं होती, कैप्चर्ड नहीं है, बिना नियम के भी अपनी बात प्रकट की जा सकती है। किंतु भाषा नियमों से बंधी नहीं होती, बंधी नहीं होती। ये सारा एनसीएफ में लिखा हुआ, तुम्हारे जो हिंदी का एनसीएफ उसमें से दे रहा हूं, बंधी नहीं होती। और कैसे बंधी नहीं होती, तो फिर बच्चा भाषा नियमबद्ध कैसे सीखता है, कि जो सोसाइटी से नियम सीखे जाते हैं, जो सोसाइटी से भाषा सीखी जाती है, उसके द्वारा अपने नियम भी बनाने लगते हैं कई बार बच्चे।
तो मैं लिख रहा हूं भाषा नियमबद्ध व्यवस्था तो है पर नियमों से बंधी नहीं होती। अतः अतः या नहीं होती होती क्योंकि बालक समाज द्वारा भाषा अर्थ से ग्रहण करता है तथा कभी कभी वो अपने नियम भी बना देता, नियम थे नहीं अपने नियम गढ़ लेता, कि ऐसे बोलूंगा, तथा ग्रहण करता है तथा अपने नियम गढ़ने लगता है, बनाने लगता है अपने। वो यकीन करें कई बार भाषा जो नियमबद्ध है वो अलग है, लेकिन कई बार बच्चे अपने नियमों के द्वारा कुछ बोलते हैं, है ना, ठीक है, किंतु अपने नियम गढ़ने लगता है। तो तुम एक काम करोगे, तुम बस इन चीजों को देखो और ये पहचानो क्या बात मैं सही कह रहा हूं या नहीं। तो ये सारी भाषा, ये आया प्रश्न, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, इसके साथ ये भी याद रखो। तो क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां 12 पॉइंट लिखा है जिन्हें तुम्हें डिस्कस कर दिया मैंने, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर रहा हूं। बस एक ही प्रश्न और एक चीज और मैं बता दूं तुम्हें इसके बारे में। एक 13वां पॉइंट में लिख रहा हूं और फिर फिनिश कर रहा हूं आज की क्लास। एक पॉइंट और देखो, बताओ बच्चे को एक भाषा आनी चाहिए या एक से ज्यादा भाषाएं आनी चाहिए? पता मैंने खूब देखे जिसको एक ही लैंग्वेज आती है वो पिछड़ता देखा, लेकिन जो बच्चा हिंदी के साथ इंग्लिश भी जानता है, स्पेनिश भी जानता है, वो ब्रेन वाइज ज्यादा शार्प होता है। तो एक से अधिक भाषाएं बच्चों के ज्ञान को बढ़ाती हैं, इस बात को ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं एक से अधिक भाषाएं, ये ध्यान रखना, एक से ज्यादा भाषाएं सिखानी। और एक से ज्यादा भाषा कैसे आएंगी? जब क्लास का एनवायरमेंट बहुभाषिकता वाला हो। जब क्लास में एक से ज्यादा भाषाएं होंगी तो बच्चा ज्यादा भाषाएं सीखेगा बातचीत करते के दौरान, और फिर भाषाओं से ज्यादा आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए। हम लोगों को क्लास ऐसी रखनी चाहिए जिसमें तरह तरह के बच्चे एडमिट हो, अलग अलग भाषा बोले और भाषा ज्यादा आ जाए। तो याद रखिएगा, एक से अधिक भाषाएं बच्चे के संज्ञान माने मस्तिष्क, संज्ञान को बढ़ावा देती है। ब्रेन को, संज्ञान माने ब्रेन, मस्तिष्क को बढ़ावा देती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, हाँ, एक से ज्यादा मल्टीलैंग्वेज क्लास हो। और जब बढ़ावा देंगे तो क्या करेंगे? तो शिक्षक को बहुभाषिकता, बहु माने ज्यादा, भाषा माने बहु माने ज्यादा, भाषा माने भाषा, ज्यादा भाषाएं, बहुभाषिकता को पोषित करना चाहिए। पोषित माने बढ़ावा देना, वृद्धि करना, पोषित करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखोगे आप। जितनी बहुभाषिकता बढ़ाएगा उतनी बच्चा एक से ज्यादा भाषा सीखेगा। नोट नहीं हुआ? देखो, नोट करो, चलो एक बार अरे यार, नोट कर लेना उसे। लो, ये रहे दोनों पॉइंट, देख लेना। नियमबद्ध व्यवस्था है, इसको नोट कर सकते हो तो कर लेना। ये मैंने 13 पॉइंट लिखा दिया, और अगर 13 पॉइंट ये तुम कर गए तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रश्न करने में दिक्कत होगी। और अगली बार, सर लैंग्वेज और लिपि में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, अर्थ कॉमन है उसमें तो, बाकी लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। भाषा बोली ही जाती है पर उसे लिखा लिपि में जाता है, इसलिए भाषा लिखित भी दिखती है। भाषा मौखिक भी है, भाषा लिखित भी है तो भाषा ही। लेकिन अंतर यही है भाषा और लिपि में कि लिपि सिर्फ लिखने का ढंग है, भाषा में भावों की अभिव्यक्ति होती है, पर बोलकर भी और लिखकर भी, ठीक है ना, ये अंतर है। चलिए, तो ये आज की क्लास में यही रखूं, तो आज की क्लास में यही फिनिश कर रहा हूं। कल मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं अगली क्लास में। तो यहाँ की क्लास यहीं विराम देते हैं, कल मिलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास बच्चे मैं यहीं रखूं, क्या उतार लिया तुम्हें? ध्यान रखना इस चीज को। एक बार पॉइंट दोबारा दिखा देता हूं मैं तुम्हें, सुन लो सब। देखो आज मैंने क्या रहा है, क्या है, थोड़ा रिकॉल कर देता हूं जिसे, रुको, नोट्स क्या है। देखिए एक चीज सुनिए, आज 3 पॉइंट मैं पहले बता दूंगा। भाषा शिक्षण का चैप्टर चल रहा है, भाषा की प्रकृति और विशेषताएं या सही कथन। फिर मैंने ये 3 पॉइंट लिखे, भाषा मानवीय विशेषता है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा संप्रेषण का साधन है। याद रखिएगा, ये मैंने तीनों पिछली बार कर दिए थे। आज मैंने बताया भाषा अर्जन का माध्यम है, यह भाषा अर्जित संपत्ति है। पर अर्जन, एक्वायर 3 तरीके से होता है, मस्तिष्क द्वारा, समाज द्वारा, जनजात क्षमताएं भी हैं अर्जित करने की। प्याजे कहते हैं, वाइगोट्स्की कहते हैं, चॉम्स्की कहते हैं। अहम वाक्य की संकल्पना प्याजे ने दी है, अंतःवाक वाइगोट्स्की की बात करते हैं, और क्षमताओं की बात या अंतर्निहित क्षमताओं की बात चॉम्स्की करते हैं। फिर इसके बाद मैंने एक पॉइंट ये बताया, मौखिक और लिखित दोनों इनके रूप बताए, ठीक है। फिर एक चीज इसी से मिलती जुलती एक चीज बताई, भाषा अमूर्त होती है किंतु उसे लिपि द्वारा मूर्तिमान बनाया गया है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है किंतु किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। इसके बाद भाषा एक विषय भी है किंतु भाषा अन्य विषय में भी दिखती है। और इसके 2-3 पॉइंट बताए, मुख्य विषय, अन्य विषय में क्या क्या हाल होता है और वहां कहां साधन का काम करती है भाषा। फिर बताया मैंने भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना दोनों अलग अलग संकल्पनाएं होती है। भाषा अपने आप में पूर्ण होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। एक बताया भाषा सहज और स्वाभाविक होती है, इसलिए भाषा को अर्जित करने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश दी जाए, क्योंकि बच्चा भाषा सहज ही सीख लेता है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है पर नियमों से बंधी नहीं होती भाषा। और आखिरी पॉइंट मैंने ये लिखवाया, एक से अधिक भाषाएं बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देती हैं, इसलिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।